गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 10 जनवरी एंड डे इज़ मंडे। हम कवर करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा एनालिसिस को। और इसके अलावा एक छोटी सी बात है कि अगर आपको यही एनालिसिस इंग्लिश में चाहिए तो आप उसकी डिटेल्स के लिए मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूंगा। उसके अंदर मैंने आपको फ्राइडे को बोला था, 2 दिन के अंदर 7 पीपल ने इनरोल कर लिया है। तो मतलब अगर आप भी चाहते हैं तो मैं एक ग्रुप बना दूंगा पूरा, तो वो उसके अंदर आप लोग कोऑर्डिनेट भी कर पाएंगे। तो ये हमने पूरा मैंने आपको बता दिया ना। इसके अलावा ये जो नोट्स हैं ये इकोनॉमिक टाइम्स के पूरे एनालिसिस के नोट्स हैं, और ये भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अगेन मिल जाएंगे, तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बाद में ज्वाइन करते हैं जैसे वीडियो देखने के बाद या अभी, तो मैं नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और आपको पिंड मैसेजेस के अंदर सारे नोट्स PDF इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़पेपर की सब कुछ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से। तो पेज 1 के ऊपर न्यूज़ है, PM मोदी कॉल्स फॉर मीटिंग विद CMs ऑन कोविड रिस्पॉन्स। तो पहले भी आपको पता होगा, एक सेकेंड वेव जब पीक पर थी तब PM ने सभी CMs के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके अंदर कोविड का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि कैसे डेवलपमेंट हो रही है और ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है स्टेट्स के अंदर, किस स्टेट को सेंटर की हेल्प की रिक्वायरमेंट है, किसको नहीं है, कहाँ पर एक्सेस कोई बेड्स वगैरह है जो हम डेफिसिट वाली स्टेट्स को सप्लाई कर सकते हैं, ये सब डिस्कस हुआ था। अब यहाँ पर अभी क्या चल रहा है, पूरे इंडिया के अंदर 1,75,000 से ज़्यादा केसेस कल आए हैं। अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर PM मोदी और पूरा ही मतलब नेशन एक तरीके से यहाँ पर कॉशन हो गया है और इसके ऊपर कुछ कुछ मेजर्स लेने की स्टार्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर मीटिंग टू बी कन्वीन्ड सून, मीटिंग सून होने वाली है। अभी डेट वगैरह आर्टिकल के अंदर कम से कम मेंशन नहीं की गई है। नंबर ऑफ़ पीपल टू गेट अफेक्टेड इक्वल 4, ये काफ़ी एक अच्छा डेटा आया है यहाँ पर नीति आयोग से। अब इन्होंने नीति आयोग से क्यों है ये इतना कोई सेंस नहीं बना रहा है, बट यहाँ पर जो डेटा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक पर्सन जो है जो कोविड से अफेक्ट हो जाता है वो कितने लोगों को आगे अफेक्ट करता है। तो वो एवरेज सेकेंड वेव जो बहुत ही ज़्यादा डिज़ास्टर्स थी उसके पीक पर थी 1.69, सिर्फ 1.69 लोगों को वो अफेक्ट कर रहा था, और अभी वो एवरेज चल रहा है 4 पर। तो एक काफ़ी ज़्यादा डिज़ास्टर सिचुएशन हो सकती है फ्यूचर के अंदर, और थर्ड वेव स्प्रेड होना इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। बाकी मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस होने वाला है वो मेंशन किया गया था आर्टिकल के अंदर। इंश्योर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है आपका बेसिकली सब चीज़ इसके अंदर ही आती है, बेड्स, आपके नर्सेज, डॉक्टर्स, बाकी आपकी छोटी मोटी जो मेडिसिन होती हैं जो वैक्सीन के अलावा चाहिए होती हैं, और बाकी हॉस्पिटल का मेन स्टाफ वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही आता है। बाकी इसके अलावा एक्सेलरेट वैक्सीनेशन ड्राइव, तो वो ये कि 18 to 44 लोगों को लगानी है, 13 to 15 भी अब स्टार्ट हो गई है, और इसके 15 to 18, और इसके अलावा जो 44 से 60 लोग हैं या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए बूस्टर डोजेज लगाने हैं, उसको एक्सेलरेट करना। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया। नाउ सेकेंड न्यूज़ पे चलेंगे, शेल इन रेस फॉर एक्ट्रेसेस ग्रीन कंपनीज SPRNG एनर्जी। तो यहाँ पर 3 कंपनी इसके नाम मेंशन है, जिसका हो सकता है आपने नाम पहले ना सुना हो, तो मैंने तीनों कंपनीज के लिए एक एक पॉइंट लिख दिया है। न्यूज़ में ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। शेल कंपनी सबसे पहले देखते हैं। शेल कंपनी ऑयल एंड गैस की कंपनी है, लंदन बेस्ड कंपनी है, और LSE के ऊपर यानी लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही लिस्टेड भी है। $20 के आसपास, मतलब 20 जो वहाँ की करेंसी आसपास उनका शेयर प्राइस चल रहा है आज की डेट में। ग्लोबल ब्रांड है, पूरे इंडिया के अंदर भी इसकी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है। बाकी इसके अलावा स्प्रिंग एनर्जी जो है वो एक्टिस क्या है देखते हैं पहले। एक्टिस है प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी का मैंने आपको मीनिंग बताया हुआ है, ये स्टार्टअप्स के अंदर मेनली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं अच्छे रिटर्न्स के लिए। बाकी तो इन्होंने एक्टिस का जो है इसी का ग्रीन एनर्जी नाम से के लिए एक कंपनी है, ग्रीन एनर्जी के अंदर डील करती है कंपनी। SPRNG, स्प्रिंग बोलते होंगे शायद इसको, स्प्रिंग एनर्जी। तो 2017 के अंदर ये कंपनी स्टार्ट हुई है, और एक्टिस ने इसके अंदर $450 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। अब यहाँ पर न्यूज़ ये है कि यहाँ पर शेल एक सरप्राइज बिडर की तरह निकल कर आया है जो स्प्रिंग एनर्जी को अक्वायर करना चाहता है। तो इसके अंदर एक आपको बात इनहेरेंटली समझ में आ गई होगी कि एक्टिस जो है इसको बेच रहा है स्प्रिंग एनर्जी को, और इसके अलावा इसके लिए कुछ बिडर्स जो पहले से ही तैयार थे, उन्होंने मक्वायरी और CPPI भी थी, मतलब बेसिकली शेल, मक्वायरी, CPPI, ये 3 हो गए हैं अब जो कम्पीट करें। अब compete करने के लिए इनको क्या करना है, इनको अपनी बिड्स को, फाइनल बिड्स को सबमिट करना है। स्प्रिंग एनर्जी या एक्टिस, आप जो भी कहना चाहें उसको कह सकते हैं, उनको उसको सबमिट करना है। तो इस तरीके से ये पूरी न्यूज़ है। आई होप आपको ये पूरी क्लियर हो गई होगी। लास्ट इस थर्ड न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। सॉरी, CCI टू सीक डिटेल्स ऑन गूगल्स पेमेंट पॉलिसी फ्रॉम ऐप मेकर्स। तो इतनी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ पर है क्या, आपको गूगल पे, प्ले स्टोर पे आपने कई बार देखा होगा कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो पेड होते हैं,
और कुछ एप्लीकेशंस के ऊपर आपको इंस्टॉल करने के बाद, अंदर जाने के मतलब ऐप खोलने के बाद या गेम कोई खोलने के बाद आपको उसके अंदर कुछ कुछ फीचर्स के लिए पेमेंट करनी होती है। तो वो सारी पेमेंट जो भी एप्लीकेशन से इन्वॉल्व है, जो भी आप प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, तो वो सारी ऐसी जो पेमेंट्स होती हैं वो प्ले स्टोर के थ्रू ही राउट होती है। प्ले स्टोर के थ्रू राउट होने का मतलब आप डायरेक्टली ऐप डेवलपर को, जिसने ऐप बनाया है, दिया है आपको, उसको पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप गूगल प्ले के थ्रू कर रहे होते हैं पेमेंट। गूगल पे नहीं कह रहा हूँ मैं, गूगल PLAY, प्ले। प्ले स्टोर को गूगल प्ले भी बोल सकते हैं। तो वो है यहाँ पर। अब उसमें क्या है कि गूगल प्ले वहाँ पर 30% कमीशन चार्ज करता है। जो भी आप यहाँ पर मेरी यूट्यूब की वीडियोस पे ऐड देखते हैं, इसके ऊपर भी यूट्यूब 30% कमीशन चार्ज करता है। 30% वहाँ पे जाता है, बाकी इधर आता है। तो वो सब इस तरीके से 30% काफ़ी एक स्टैंडर्ड रेट है यूट्यूब का, और मतलब गूगल का एज अ होल। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस चीज़ पे चार्ज लगाया। इस चीज़ को वो मतलब एक तरीके से ऑल्टरनेट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पेमेंट के मैकेनिज़म्स का। तो ये पूरी न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पर इसके जो 30% कमीशन वाला क्वेश्चन है, इसके ऊपर ऐप डेवलपर्स को कैसे अफेक्ट होता है, उनकी बैलेंस शीट कैसे अफेक्ट होती है, वो यहाँ पर उसके लिए डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने ऐप मेकर से डिमांड किया। तो ये हमने देख लिया पूरा। रेस्टोरेंट्स मॉल हिट पॉज ऑन केपेक्स एंड स्टैगर फ्रेश सप्लाईज। तो ये दो न्यूज़ थी यहाँ पर फर्स्ट आर्टिकल के फर्स्ट पेज के अंदर, छोटी छोटी, बट मैंने इसलिए इंक्लूड कर ली जस्ट कि यहाँ पर आपको लगेगा कि मैंने ये क्यों नहीं की। अदरवाइज ये काफ़ी इजी न्यूज़ है। पहली न्यूज़ के अंदर क्या मेंशन किया गया है कि यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और मॉल्स वगैरह जो है मेनली, जहाँ पर शॉप्स होती हैं, फिजिकल आपका जाना ज़रूरी होता है, और ऑनलाइन में मतलब ऑनलाइन भी हो सकती है वो चीज़ें, बट ऑफलाइन वो यहाँ पर इन रेस्टोरेंट्स के लिए और मॉल्स के लिए ज़रूरी है। तो उन्होंने अपने कैपेक्स के ऊपर पॉज लगा दिया। केपेक्स मैंने आपको अगेन बताया हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब आप कोई मेजर एक्सपेंडिचर इंकर करते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए। नाउ स्टैगर फ्रेश सप्लाईज, मतलब अभी फ्रेश सप्लाईज बेसिकली कोई भी नई चीज़ वो नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ सर्वाइवल मोड पे स्विच कर गए हैं। वो लोगों की सैलरी देना, इस चीज़ को अपनी मेन प्रायोरिटी बना लिया है उन्होंने। मॉल्स के अंदर जो शॉप्स हैं उनका रेंट आ रहा है, वो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी बना लिया है। तो वो सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कर ली हैं, और अभी नई चीज़ों में वो नहीं घुस रहे, नए एवेन्यूज़ के अंदर भी वो नई एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहे। ओमिक्रॉन एम्पटाइंग होटल्स शटिंग आउट पेंट अप ट्रैवल। सो अगेन ये वही है कि यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात की गई है। जो ट्रैवल्स वगैरह होते हैं, एक इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था एक रिजॉर्ट जहाँ पर दो वेडिंग्स थी, यहाँ पर बिग फैट वेडिंग्स, मतलब सेलिब्रिटी वगैरह की। तो वो दो वेडिंग्स कैंसिल हो गई हैं एक ही सेम फार्म हाउस या रिजॉर्ट, आप जो भी कहना चाहें, वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें इसकी वजह से होटल्स वगैरह ये सब चीज़ें ओमिक्रॉन एम्प्टी करवा रहा है, मतलब थर्ड वेव आपकी एम्प्टी करा दी एक तरीके से। इन्वेस्टर्स प्रमोटर्स पुट स्किन केयर कंपनी कुराशियो। तो इसके अंदर क्या है, बेसिकली एक कुराशियो नाम की कंपनी है, वो सेल पे निकाल रहे हैं जो इसके इन्वेस्टर्स हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी, मतलब इसको ओन कौन करता है। तो इसको जो कुराशियो है इसको ओन करती हैं 3 कंपनीज मिलके। तो पहली इसकी कंपनी है क्रिस कैपिटल, तो इसके अंदर ये 20% ओनरशिप रखती है। सिकोआ कैपिटल जो 33% ओनरशिप रखती है। बाकी सब इसके प्रमोटर्स हैं, मतलब जो मेन इसके फाउंडर्स वगैरह हैं, वो सब इसकी 53 के अलावा 47% लगभग ओनरशिप रखते हैं। अब थोड़ा सा अगर देखें क्यूराशियो के बारे में, तो ये चेन्नई बेस्ड एक फार्मा कंपनी है, जो वैसे तो फार्मा कंपनी है, बट फार्मा जैसे होता है कि मेन वो मेडिसिन में डील करते हैं, या फिर किसी एक कोई उनकी मेडिसिन बहुत फेमस हो जाती है तो वो सिर्फ उसी चीज़ में डील करने लग जाते हैं। तो वैसा कुछ यहाँ पर नहीं है, ये मेनली स्किन केयर में डील करते हैं। जैसे एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पतंजलि। तो पतंजलि मेनली FMCG कंपनी है, उन्होंने उसका आटा भी, और आटा नूडल्स और वो सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। बट मेनली वो किस लिए जाना जाता है, उसकी अभी तक ब्रांडिंग इसीलिए है कि वो पहले अपनी जो मेडिसिन होती हैं, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन, और जो आपको सबको पता है कि उनका एक पूरा सेंटर है आयुर्वेदा का, तो उसके मेडिसिन जो होती हैं उसके लिए वो मेन पॉपुलर था। तो ये एक बेसिकली इस तरीके से फार्मा मेन कंपनी है ये, बट इनके जो प्रोडक्ट लाइन है वो स्किन केयर के अंदर है। तो ये पूरा है यहाँ पर। अब ये कैसे सेल पर रख रहे हैं अपनी कंपनी को, ऐसा कैसे पता चला कि इन्होंने सेल पे रखा है। इन्होंने खुद तो आगे बोला नहीं होगा, क्योंकि खुद कोई ये चीज़ नहीं बोलता है। तो ये कैसे पता चलता है, बेसिकली ये प्रपोजल्स या फीलर्स एक ही बात है, ये इन्होंने सेंड किए हैं क्यूराशियो कंपनी के लिए, कैरलाइल ग्रुप को, KKR। अच्छा, KKR अगेन एक PE फर्म है, ये वो कोलकाता नाइट राइडर्स नहीं है। और इसके अलावा कुछ अनडिस्क्लोज्ड प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स को या वेंचर कैपिटलिस्ट को ये प्रपोजल सेंड किए हैं।
तो वो हमने पूरा देख लिया। नाउ नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट न्यूज़। रियल्टर्स वांट बजट टू रेज टैक्स डिडक्शन फ्रॉम होम लोन इंटरेस्ट, सॉरी फॉर होम लोन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे है क्या, बेसिकली मैं आपको पहले एक बैकग्राउंड देता हूँ। रियल एस्टेट डेवलपर्स जो हैं वो यहाँ पर बहुत सारी डिडक्शंस वहाँ पर उनको नहीं मिल रही हैं, और ये काफ़ी टाइम से डिस्कस हो रही है बात कि रियल एस्टेट को टैक्स में इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर कोई पर्सन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है तो उसको टैक्स में इतना बेनिफिट नहीं मिलता है। अब यहाँ पर हुआ क्या कि रियल एस्टेट का जो डेवलपिंग बॉडी है, मतलब बेसिकली जो उसको रिप्रेजेंटेट करती है, जैसे मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री के लिए काफ़ी सारी बॉडीज़ इसके लिए बनी हुई है, जैसे CII एक बॉडी है उसके अंदर से, तो क्रिदाई वो इनकी बॉडी है। इसका सर्टिफिकेशन भी कुछ कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है रियल एस्टेट वर्ल्ड के अंदर। तो इन्होंने जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखा है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री को लिखने से क्या होगा कि यहाँ पर एक इनकम टैक्स एक्ट चलता है, इनकम टैक्स एक्ट 1969, वही सबसे बड़ा एक्ट है इनकम टैक्स के अंदर। बाकी इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हर साल जब बजट प्रेजेंट होता है तो इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लाई जाती है। हर साल ये कांस्टेंट अमेंडमेंट है, और कभी कभी तो एक साल के अंदर 2 बार भी हो जाता है। तो हर साल एक अमेंडमेंट इसके अंदर आती है। वो कुछ ईयर्स के नाम नंबर को चेंज करने के लिए होता है मेनली, बट कुछ नए नए रूल्स भी उसके अंदर आते रहते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर हुआ क्या है कि जो डिडक्शन है वो इजीली इंसर्ट की जा सकती है अगर ये नए अमेंडमेंट के अंदर, क्योंकि वो आने ही वाली है 1 फरवरी को, आपको सभी को पता होना चाहिए 1 फरवरी को बजट अनाउंस होता है। तो अगर नई अमेंडमेंट उसके अंदर जल्दी से आ सके तो वो उन्होंने यहाँ पर लिखा है इसके अंदर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डिमांड क्या क्या रखी है, कि क्या क्या मांगा है। तो पहला उन्होंने बोला है रिबेट सीलिंग ऑन HLI। HLI मतलब होम लोन पे इंटरेस्ट। तो आपने अगर होम लोन ले रखा है तो वो आपको एनुअल एक पेमेंट देनी होती है, मंथली पेमेंट देनी होती है, जिसके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट का पार्ट होता है और प्रिंसिपल का पार्ट होता है। तो वो इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो क्या होता है, बेसिकली मैं आपको एक और कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। पहले पहले इनकम टैक्स कैलकुलेशन होने से पहले आपकी पूरी इनकम जो टैक्सेबल है वो कैलकुलेट होती है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे आपकी सैलरी है फॉर एग्जांपल X, तो वो ऐड हो जाएगी। उसके अंदर से जो भी कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं, या पहले मान लेते हैं आपकी कोई अदर इनकम है, वो भी ऐड हो जाएगी। X1 X2 मान लेते हैं। तो इस तरीके से है यहाँ पर X1 और X2, सॉरी X1 X2। तो ये सैलरी आपकी X1 है और X2 आपकी अदर इनकम है। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर इससे कुछ एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जो कि आपके टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते हैं, उसके ऊपर आपका टैक्स लगता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कुछ HRA अलाउंसेज होते हैं, उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगता है, तो आपने वो चीज़ यहाँ से माइनस कर ली। आपकी फॉर एग्जांपल 10,000 की इनकम थी, आपके लिए पहले टैक्स बन रहा था लेट से 1,000 रुपीज़, पर आपने 1,000 रुपीज़ का ये पे कर दिया, तो आपके ऊपर टैक्स 9,000 की इनकम के ऊपर ही लगेगा। तो ऐसे कुछ बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, और गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अच्छा टूल होता है। किसी भी चीज़ को प्रमोट करना होता है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स फ्री कर देती है, तो बहुत सारे लोग टैक्स बचाने के चक्कर में उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पर इसी तरीके से क्या मांगा जा रहा है कि होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है जिसके ऊपर आप टैक्सेस नहीं लगाते हो, वो पहले अभी 2 लाख रुपए तक है। मतलब अगर आपने 2 लाख तक इंटरेस्ट पे किया है, या फिर आपने उससे ज़्यादा भी किया है, तो आपको 2 लाख रुपए तक ये चीज़ मिल जाएगी, आपको रिबेट मिल जाएगा टैक्स के ऊपर। बट अभी ये डिमांड की जा रही है 5 लाख इसको कर देना चाहिए। सेकंड बोला गया है कि डेफिनेशन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग ये रिव्यू कर देना चाहिए। इसका कोई इतना सेंस नहीं बनता है, या फिर अगर होता है तो मैं आपको फ्यूचर के अंदर बता दूंगा, अभी के लिए इसका कोई सेंस नहीं बनता है। लोअर LTCG मतलब अगर आप घरों को सेल करते हैं, मतलब आपने अपनी रियल एस्टेट खरीदा फिर आपने बेचा, तो उसके ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब लगता है, जब आपने 1 साल के बाद कोई चीज़ सिक्योरिटी सेल की हो। ये 1 साल हर चीज़ के लिए नहीं है, शेयर्स वगैरह के अंदर जनरली 1 साल ही चलता है, और डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ मामलों में 1 साल चल जाता है जब आप रोल ओवर बहुत ज़्यादा करा लेते हैं। पर अगेन कुछ चीज़ों के अंदर भी डिफरेंट भी होता है। तो लोअर LTCG डिमांड किया जा रहा है। एग्जामेशन फ्रॉम फॉर REITs, तो जो टैक्स का एग्जामेशन है वो REITs के लिए भी मांगा जा रहा है। REIT मतलब क्या होता है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसको आप बहुत बेसिक भाषा के अंदर रियल एस्टेट का या प्रॉपर्टी मार्केट का पूरे का म्यूचुअल फंड बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आप बहुत छोटा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आप जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो बॉडी है जो REIT सेल कर रही है वो आपके बिहाफ पे, आप सभी के बिहाफ पे एक रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। वो अगेन ऐसा भी हो सकता है कि वो बाय करे सेल कर दे, या फिर वो बाय करने के बाद रेंटल पे भी दे सकती है। तो वो इनकम जनरेटिंग REITs होते हैं जो रेंट पे देते हैं, और जो आपके कैपिटल इंटेंसिव होते हैं वो बाय और सेल में ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये पूरा हमने REIT का डिस्कस कर लिया कि इसके ऊपर भी एग्जामेशन
डिमांड की गई, तो ये सब इसके अंदर मांगा गया है। और इसीलिए यहाँ पर बजट वर्ड लिखा है, इनकम टैक्स का अमेंडमेंट नहीं लिखा है। सिर्फ रियल्टर्स ने बजट के अंदर टैक्स का डिडक्शन मांगा है, क्योंकि बजट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट का हर बार अमेंडमेंट होता ही होता है। तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया है ना। यहाँ पर इस न्यूज़ के अंदर लिखा है DPPIT टू सून अप्रोच कैबिनेट फॉर चेंजेस इन FDI पॉलिसी टू एड LIC IPO SECY। सबसे पहले SECY जो मैंने बोला, ये सेक्रेटरी बोलते हैं इसके अंदर। तो फाइनेंस का जो सेक्रेटरी है या इंटरनल ट्रेड का सेक्रेटरी या बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो उन्होंने ये स्टेटमेंट बोली है। क्या स्टेटमेंट बोली है कि उनका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसका मैंने फुल फॉर्म सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा भी है, आप चाहें तो इसको भी रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये कैबिनेट को अप्रोच करने वाला है। किस लिए करने वाला है, इसको कुछ चेंजेस चाहिए फ्यूचर के अंदर LIC IPO की वजह से। किस पॉलिसी के अंदर, पॉलिसी होती है FDI पॉलिसी नाम से। इसका हमने कई बार वो भी किया है और डिस्कशन थोड़ा बहुत किया है। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बाहर से जो लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप FDI बोल सकते हैं, क्योंकि FDI पॉलिसी में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको काफ़ी एक अच्छा बैकग्राउंड देता हूँ, फिर आपको पूरी समझ में आएगी। क्या है यहाँ पर, LIC आप सभी को पता है इंश्योरेंस की गवर्नमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर है इंश्योरेंस में। अब यहाँ पर इंश्योरेंस एक्ट भी एक होगा ज़रूर, आपको ये भी पता होगा। इंश्योरेंस एक्ट एक रेगुलेटरी एक्ट है। अब यहाँ पर है क्या, इंश्योरेंस एक्ट ये अलाउ करता है 74% फॉरेन इन्वेस्टमेंट तक एक इंश्योरेंस कंपनी के अंदर हो सकती है, और कुछ केसेस के अंदर इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट उसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है। बट इंश्योरेंस एक्ट के अंदर जो आपका LIC होता है वो कवर्ड नहीं होता है। LIC मतलब पूरी कंपनी जो LIC है वो कवर्ड नहीं होती है। अब यहाँ पर LIC कैसे गवर्न होती है, तो LIC का खुद का एक एक्ट है, जैसे RBI का खुद का एक एक्ट है, उसी तरीके से LIC का एक एक्ट है, जिसके अंदर क्या क्या लिखा है। पहली बात लिखी है, एक तो मेन बात तो यही लिखी है कि यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अलाउड नहीं है, पहली बात ये लिखी है। सेकेंड ये लिखा है कि यहाँ पर 5% ओनरशिप मैक्सिमम है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा ओन नहीं कर सकता है। मतलब 5% से ज़्यादा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही ओन कर सकती है LIC के अंदर। स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं उनके पास भी 5% से ज़्यादा ओनरशिप नहीं हो सकती है LIC के अंदर। तो ये पूरी यहाँ पर रूल्स हैं। अब यहाँ पर इसी चीज़ को चेंज करने के लिए FDI पॉलिसी के अंदर, ये एक तरीके से FDI पॉलिसी के अंदर आएगा LIC एक्ट जो है पूरा। तो ये इसको चेंजेस करने के लिए ये यहाँ पर कैबिनेट को अप्रोच करने वाले हैं, क्योंकि कैबिनेट ने क्या है मार्च के अंदर ये अप्रूव कर दिया था LIC के IPO को। अब अगर IPO लाना है तो इस रूल को कम से कम चेंज करना पड़ेगा। हो सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउ करें या ना करें, बट इस रूल को कम से कम चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक असेट मैनेजमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट और पब्लिक असेट मैनेजमेंट ये एक साथ होता है। तो ये बेसिकली इन दोनों डिपार्टमेंट्स ने कंसेंसस पे आ गए हैं। कंसेंसस मतलब होता है एक ही मीनिंग पे, एक ही स्टेटमेंट के ऊपर ये आ गए हैं, और इन सब के बिहाफ पर DPPIT ये आपको अप्रोच करेगा कैबिनेट को। तो ये पूरा हमने यहाँ पर कवर कर लिया। आई होप आपको सारा समझ में भी आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। निफ्टी कंपनीज टू पोस्ट डबल डिजिट रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ इन Q3। अब यहाँ पर क्या मेंशन किया गया बेसिकली कि निफ्टी की जो कंपनीज हैं जो निफ्टी को फॉर्म करती हैं, वो ऑब्वियसली बात है कि वो इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनीज हैं। अब वो क्या है कि उनका डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ Q3 के अंदर एक्सपेक्टेड है, ये इस न्यूज़ के अंदर पूरी के अंदर बोला गया है। अर्निंग्स एक्सपेक्टेड, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि ये क्या क्यों बोला हुआ है, रेवेन्यू और प्रॉफिट अलग अलग क्या होता है और कैसे बोला गया है। तो यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर बोला गया 12% ईयर ऑन ईयर, YOY मतलब ईयर ऑन ईयर, पिछले ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिलेगी। और प्रॉफिट के अंदर यानी नेट प्रॉफिट के अंदर 29.6%, 30% लगभग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये एवरेज है, किसी के अंदर हो सकता है ज़्यादा हो कम हो। पूरी जो 50 कंपनीज़ हैं उसके अंदर जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट देखने को मिलेगा वो उसका एवरेज निकाल के दोनों चीज़ लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिखा हुआ है, अर्निंग्स एक्सपेक्टेड टू गाइड स्टॉक मार्केट। तो डिस्पाइट द ओमिक्रॉन और इसके जो भी चीज़ें हो रही हैं इसके अगेंस्ट जो स्टॉक मार्केट है वो हो सकता है वो गाइडेड हो अर्निंग्स के द्वारा। अर्निंग्स के द्वारा गाइडेड होने का मतलब, सिंस यहाँ पर अर्निंग्स के ही दोनों मेट्रिक यूज़ किए हुए हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव हैं, तो ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट भी पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर के अंदर अगर ये ऐसे रिजल्ट्स को अनाउंस करते हैं। अब ये पता कब चलेगा कि ये चीज़ें हैं या नहीं है, मार्च के अंदर आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है, तो उसके बाद जनरली 2-3 महीने बाद आपकी रिपोर्ट्स आनी स्टार्ट होती हैं। तो मार्च अप्रैल मई जून के आसपास स्टार्ट हो सकती हैं ये रिपोर्ट्स आना।
तो ये हमने पूरा यहाँ पर देख लिया है। बाकी SBI टू टैप ताइवान डेप्ट मार्केट विथ 500 मिलियन फॉर मोसास। अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स आपको न्यूज़ देखने में लग रही होगी। इसके अंदर बेसिकली क्या है, SBI ने क्या किया है, यहाँ पर 500 मिलियन का मनी रेस किया है फॉर मोसास बॉन्ड्स को सेल करके। तो ये आपके माइंड में एक यूजुअल क्वेश्चन होगा कि फॉर्मोसास बॉन्ड होते क्या हैं। तो बेसिकली ये होते हैं फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स जो कि आपकी ताइवान में ही इशू होते हैं। सिर्फ वहीं के बॉन्ड्स को आपके फॉर्मोसास बोला जाता है और ये ताइपाई एक्सचेंज पर लिस्टेड हो जाते हैं। आपका पहले आपने मनी रेज किया तो जो भी पर्सन है वो हो सकता है फ्यूचर के अंदर उसको सेल करना चाहे, तो आप उसके लिए ख़रीदने के लिए रेडी हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर ना हो। आपने 10 साल का मान लेते हैं पीरियड के लिए बॉन्ड रेज किया है, तो वो बाकी उसको जाके सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल कर सकता है। मान लेते हैं कोई और पर्सन इंटरेस्टेड है उसको खरीदने के लिए, तो वो उसको सेल कर सकता है सेकेंडरी मार्केट के थ्रू। बिल्कुल शेयर्स की ट्रेडिंग करने जैसा होता है ये। तो यहाँ पर ताइपाई ऐसा एक्सचेंज है जो चीज़ ये पूरा फैसिलिटेट करवाता है। इसके अंदर आप ओवर द काउंटर ट्रेड कर सकते हैं, OTC ओवर द काउंटर। ये क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दे दूंगा नीचे, उसके थ्रू आप देख सकते हैं ये, क्योंकि वीडियो थोड़ी उससे बड़ी हो जाएगी। बाकी इसके अलावा बॉन्ड ट्रांजेक्शन्स का जो पूरा होता है यही उसी का मार्केट है। इसके ऊपर शेयर्स का ट्रांजैक्शन या ऐसा कुछ ये नहीं होता है इसके अंदर। तो ये हमने पूरा देख लिया। RBI बॉन्ड सेल पजल मनी मार्केट, तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है और काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्यूचर इकोनॉमी कैसी हो सकती है इंडिया के अंदर वो ये बताने की कोशिश करती है न्यूज़। इसके अंदर बोला गया है कि यहाँ पर RBI ने पिछले काफ़ी टाइम से हर 10-15 दिन में बहुत बड़े बड़े बॉन्ड्स के सेल्स किए हैं। अब बॉन्ड्स के सेल्स इतने ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं होते हैं क्योंकि ये बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती हैं, ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं फाइनेंस के अंदर, वो ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाती हैं। क्योंकि छोटी कंपनी या फिर जो सिर्फ प्रोडक्शन के लिए या फिर किसी और काम में करती है कंपनी, मान लेते हैं रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज भी ऐसे बॉन्ड्स के अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करती है क्योंकि उसको डायरेक्ट इससे बेनिफिट नहीं होता है। तो यहाँ पर ये इसीलिए ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं होता है। अब यहाँ पर इसमें क्या हुआ है कि RBI ने 2-2 हज़ार करोड़ के लगभग इतने बॉन्ड्स इशू किए हैं पिछले 10-15 दिन में, और ऐसे कई बार हो चुका है पिछले मंथ्स के अंदर। अब यहाँ पर ये सीधा सा एक मेजर है मॉप अप लिक्विडिटी करने का, यानी कि पूरे मार्केट के अंदर से पैसा ख़त्म करने का। RBI अपने पास पैसा रखना चाह रहा है। तो इसका एक मीनिंग तो ये हो सकता है कि यहाँ पर RBI अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा क्योंकि बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट देना होता है, तो उससे बैंक्स पे कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है, तो वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो यहाँ पर एक इकोनॉमी दिक्कत के अंदर भी यहाँ से जा सकती है। बाकी इसके अलावा बैंक्स, बॉन्ड हाउसेस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये INST मतलब इंस्टीट्यूशंस, आस्किंग व्हाट सेंट्रल बैंक इज ट्राइंग टू अचीव। तो मतलब बैंक्स, बॉन्ड हाउसेस वगैरह जहाँ पर भी जाते हैं तो यहाँ पर उन्होंने यही बोला है कि यहाँ पर हमें भी नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सेंट्रल बैंक क्या अचीव करना चाहता है। तो ऐसे कुछ कुछ स्पेकुलेशंस वाली चीज़ें लिखी हुई थी आर्टिकल के अंदर, बट मैंने वो यहाँ पर मेंशन नहीं की है। जैसे मैंने आपको एक मेंशन कर दी है कि मॉप अप लिक्विडिटी करना, पर ऐसा क्यों करना है ये भी मेंशन नहीं किया गया था, इसलिए मैंने बाकी नहीं लिखे हैं। बिग बास्केट टेस्ट्स ग्रोसरी ग्रुप बाय इन Tier 4। तो यहाँ पर Tier 4 क्या है, बेसिकली Tier 4 यहाँ पर भारत इसको कई बार बोला जाता है, जैसे इंडिया को हिंदी में भारत बोलते हैं तो भारत इसको कई बार बोला जाता है। ये Tier 3 या Tier 2 से नीचे वाली जो सिटीज़ होती हैं उनको Tier 4 बोला जाता है। द रियल भारत या ऐसे कुछ कुछ टर्म्स इसके लिए, विलेज भारत, ये ऐसा कुछ कुछ इसके अंदर चलता रहता है। आर्टिकल के अंदर भी ये चीज़ें मेंशन थी। अब यहाँ पर हुआ क्या है, बेसिकली बिग बास्केट की एक न्यूज़ है कि यहाँ पर उसने क्या किया है कि यहाँ पर एक नया मॉडल इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है इन Tier 4 सिटीज़ के अंदर। तो क्या वो मॉडल है, उस मॉडल का नाम है ग्रुप बाइंग मॉडल या फिर सोशल कॉमर्स मॉडल। इसके अंदर होगा क्या, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। पहला इसके अंदर स्टेज है कि इसके अंदर बिग बास्केट जो है, जो उसके बायर्स हैं बेसिकली, जो आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में मेनली, ग्रोसरी की यहाँ पे बात करें उसके अंदर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी और चीज़ें आती हैं, बट मेनली इसके अंदर होता है। तो इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर एक ग्रुप बनाया जाएगा, बिग बास्केट और लोगों के साथ और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करेगा। मैंने वो ब्रांड्स भी नीचे मेंशन कर दिए हैं। वो साथ में मिल के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे जो आपके मैन्युफैक्चरर्स वगैरह हैं उनसे। तो यहाँ पर होगा क्या कि उनको सीधी सी बात है, सेकंड पॉइंट के अंदर लिखा है मैंने, लो कॉस्ट में माल मिलेगा और लोअर सेलिंग प्राइस दैन कॉम्पिटिटर्स। तो जैसे अमेज़ॉन वगैरह है, अगर वो ऐसा कुछ सेल करते हैं बट वो इस मॉडल के अंदर एंटर नहीं करते हैं तो वो अपना सेलिंग प्राइस इतना कम नहीं कर पाएंगे जितना ये लोग कर पाएंगे। तो यहाँ पर सिंस उन्होंने एक छोटी सिटी के अंदर, क्योंकि Tier 4 सिटीज़ छोटी सिटीज़ होती हैं, तो उसके अंदर उन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो कॉम्पिटिटर्स को वहाँ पर बहुत बड़ा एक चैलेंज दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया, इसकी वजह से उनके मार्जिन भी हाई हो सकते हैं या फिर कम से कम थोड़े इंक्रीज़ तो हो ही सकते हैं।
तो यहाँ पर हो गया है ना। कुछ जो कंपनीज़ है जो इनसे ऑलरेडी टाई अप के लिए हाँ कर चुकी हैं, तो वो हैं कुछ कंपनीज़ फ्लिपकार्ट, मीशो, डील शेयर और फार्मीशो। डील शेयर और फार्मीशो छोटे छोटे स्टार्टअप है जो यही इस काम के लिए ही बने हैं, मतलब बाय आउट करने के लिए नहीं बने हैं। वो आपके ग्रोसरी के अंदर ही Tier 4 सिटीज़, Tier 3 सिटीज़, बहुत ही छोटे गांव वगैरह जो होते हैं वहाँ पर ऑनलाइन को लाने के लिए बने हुए हैं। अब ऑनलाइन जो है इसके लिए बहुत ही एक अच्छा मॉडल है चाइना। चाइना को बोला जाता है इसके लिए, चाइना के अंदर डेवलप्ड ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट के अंदर नंबर 1 पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। और ऐसे जो बिग बास्केट है उसके फाउंडर ने ये भी बोला था अपने इस इंटरव्यू के अंदर, जिन्होंने ये सारी बातें बताई थी इसके अंदर, कि यहाँ पर चाइना ओनली प्लेयर नहीं रहे। इस पर जो पूरा जो टैग उनको मिला हुआ है वो ओनली टैग वो नहीं रहेगा, बेसिकली ये बोलना चाह रहे थे। बट यहाँ पर इंस्पायर बाय चाइनाज पिनडुओडो, तो ये वहाँ पर एक नई कंपनी खुली है अलीबाबा और जेडी करके। वहाँ पर पहले से कंपनीज हैं इसी सेक्टर के अंदर जिन्होंने डेवलप्ड ऑनलाइन मार्केट को किया है पूरे को। और पिनडुओडो एक काफ़ी इनोवेटिव कंपनी इसके अंदर नई कंपनी बोली जा रही है। अब यहाँ पर ये जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक जो ऑनलाइन ग्लोसरी मार्केट है पूरा, वो पूरा डेवलप्ड है। तो डेवलप्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ 15 से 20% का पेनिट्रेशन है। इसका मीनिंग ये है कि कितने लोग ग्रोसरी ऑनलाइन एक्चुअली में मंगाते हैं, उसका ये रेट दिया हुआ है। तो एक डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड नेशन के अंदर, या आप कह सकते हैं कि एक मोस्ट डेवलप्ड मार्केट के अंदर इसमें ऑनलाइन ग्रोसरी में 15 to 20% ही पेनिट्रेशन है। तो ज़्यादा हमें चैलेंज भी इसके अंदर नहीं है इस चीज़ को अगर हमें ओवरकम करना है तो भी। तो ये हमने यहाँ पर पूरा देख लिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और दैट्स इट, द वीडियो इज़ कंप्लीट। और आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको नोट्स वगैरह और काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स की PDF मिल जाती है। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।